हाय एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो को देखने वाले सभी स्टूडेंट, सभी एस्पिरेंट का मैं बीइंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हाजिर हूं आप सबके बीच में एक वीडियो लेके, जिसमें हम लोग करने वाले हैं 10 अगस्त 2021 की शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में जो मैथ्स के 25 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए CHSL 2020 के एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। डेली 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेशन में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ताकि आपकी एसएससी से जुड़े सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। बेस्ड ऑन लेटेस्ट TCS पैटर्न सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। सॉल्यूशन दूंगा प्रॉपर एनालिसिस के साथ। इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमारी स्टेटमेंट रहने वाली है। मैं प्रतीक सेठी, CGL प्री में मैथ्स में मेरा 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था। मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था, और मैं पहले ही अटैम्प्ट में एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ। मेरा CGL 2019 में सेलेक्ट हुआ हूँ एक्साइज इंस्पेक्टर, और मेरा ऑल इंडिया रैंक था 1115। इससे पहले मैं आपको CHSL 2020 के मैथ्स के क्वेश्चन की 14 वीडियोस प्रोवाइड कर चुका हूँ। आज की वीडियो मिला के 4 वीडियोस और आपकी बची हैं, मतलब ये वाली वीडियो मिला के आपकी 4 वीडियोस और बची हैं। ठीक है, तो आज उम्मीद है कि हम CHSL 2020 के मैथ्स के क्वेश्चन बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। इससे पहले मैं आपको CGL 19, CGL 20, CPO 19, CPO 20, CHSL 19 के क्वेश्चन और वो चैप्टर करा चुका हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में सबकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, और CHSL 2020 के क्वेश्चन हम लोग आज खत्म कर देंगे। 24 मई से आपके एग्जाम है CHSL 2021 के। तो जो भी एस्पिरेंट, अभी आपको पता है CGL 2021 का प्री का एग्जाम हुआ, तो जो भी एस्पिरेंट CGL 2021 के मेंस की प्रिपरेशन कर रहा है, वो 2018, 19, 20 के CPO, CHSL और CGL के सेट लगाए। ठीक है, 2019-20 के तो मैंने ही करा दिया आपको, और 2021 CGL से पहले मैं आपको 2021 का जो CGL के प्री के क्वेश्चन है वो करा दूंगा। 2021 के CHSL के क्वेश्चन आ जाएंगे तब तक मैं वो भी करा दूंगा, और 18, 19, 20 के जो CGL मेंस के क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करा दूंगा इसी चैनल पर। ठीक है, तो जो भी सीरियस एस्पिरेंट है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चैनल पर जो कंटेंट है वो एक बार ज़रूर देख लें। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ वो आपसे कभी मिस ना हो। एक बार चैनल पे ज़रूर गो थ्रू होना, जो भी सीरियस एस्पिरेंट है। ठीक है, बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। यहाँ पे कोई फालतू बात नहीं होती, सिर्फ कंसेप्ट क्वेश्चन होते हैं सिर्फ यहाँ। ठीक है, और रिजल्ट आने पे मैंने फैमिली रिएक्शन का एक वीडियो बनाया था, प्लीज़ उसको जाकर ज़रूर देखें। बहुत अच्छा वीडियो था वो, और बहुत मेहनत भी लगी थी उसको बनाने में। आने वाले टाइम में मैं आपसे अपना CGL 19 का स्कोर कार्ड प्लस अपने चैनल का रिपोर्ट कार्ड के मैंने अपने चैनल पर क्या कराया अभी तक, ठीक है, कितने क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए, तो वो सारी चीज़ें आपको जल्दी में शो करूँगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं। ये हमारे लिंक है कुछ, आप लोग ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेना, ताकि जो भी मैं हमें पढ़ाता हूँ उसके नोट्स का PDF प्लस SSC से जुड़ी जो भी नोटिफिकेशन हमें मिलती है वो सारी नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम और फेसबुक पर अपलोड कर देता हूँ। यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो मैं आपके लिए मैथमेटिक्स कोर्स लेके आया हूँ, जो आपको मैथमेटिक्स में कोर्स करा रहा हूँ, चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, उसका फ़ायदा उठा सकें। और 2019-20 के तो मैंने CPO, CHSL, CGL के क्वेश्चन कराए। 2021 से मैं सारे आपको एग्जाम्स के जो भी SSC कंडक्ट कराता है सबके क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कोई इंक्वायरी हो, email ID, WhatsApp नंबर है, आप लोग पूछ सकते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपने देखा, क्वेश्चन में लिखा है sin स्क्वायर x माइनस 3 cos स्क्वायर x। आपने देखा कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैंने क्या किया, 3 cos स्क्वायर x को मैं राइट हैंड साइड ले गया। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, cos स्क्वायर x को मैंने sin स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया। तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड बचा कितना, सिर्फ 3 बच गया। और sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x होता क्या, tan स्क्वायर x, क्योंकि sin x बाई cos x क्या होता है, tan x होता है। तो आपने देखा यहाँ पे tan x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, √3। ऐसा कब होता है, जब x जो वो 60 डिग्री हो, क्योंकि tan 60 डिग्री जो होता है वो √3 होता है। √3 जो होता है वो tan के 60 डिग्री एंगल पे होता है। तो x की वैल्यू जो है आपके पास कितनी आ गई, 60 डिग्री। आसान क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो आप सॉल्व कर लो। आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। आपने देखा 5 cot थीटा प्लस √3 कोसेक थीटा, और इधर आ गया आपके पास √3 कोसेक थीटा और 3 cot थीटा। ठीक है, आप क्या करा, आपने cot थीटा को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, तो आपने देखा 5 cot थीटा माइनस 3 cot थीटा कितना रह गया आपके पास, 2 cot थीटा, और 2 √3 माइनस √3, तो आपके पास कितना बचा, √3 कोसेक थीटा। ठीक है, आपको पता है कोसेक थीटा क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा। आपको पता है cot थीटा क्या होता है, cos थीटा बाई साइन थीटा। तो आपने देखा साइन थीटा था तो साइन थीटा चला गया, √3 और 2 को मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया। तो आपने देखा cos थीटा की वैल्यू जो है √3/2 आ गई। ऐसा कब होता है, जब थीटा 30 डिग्री होता है। अब इसमें 30 डिग्री थीटा पुट कर दो, तो आपको पता है कि cot 30 कितना होता है, √3 का स्क्वायर कितना, 3/4, और
कोसेक 30 कितना होता है, कोसेक 30 होता है 2 का स्क्वायर कितना 4 आ जाएगा आपके पास। और उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा तो कोसेक का उल्टा हो जाएगा 1/4 आ जाएगा यहाँ पे। और टेन स्क्वायर थीटा टेन 30 कितना होता है 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर कितना 1/3। तो आपने देखा 7/2 × 3 और यहाँ पे ये तो गया और यहाँ से ये भी गया और ये भी गया। तो नीचे जो है वो आपके पास क्या बचा 1 + 1/2 और ऊपर क्या बचा आपके पास 21/2 - 3। तो आपने देखा 21 में से 6 गए तो आपके पास कितना आ जाएगा 21 - 6/2 15/2 हो गया और 2 + 1 यानी कि 3/2 हो गया आपके पास। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो आपका आंसर है वो 5 आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ रोम्बस। आपको पता है रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है, उन चारों साइड के स्क्वायर आपने क्या किया, उन चारों साइड का स्क्वायर कर दिया और फिर उसका जोड़ करना है। उसकी जो वैल्यू है आपके पास 1600 आ चुकी है, जो कि आपको क्वेश्चन में ही दी हुई है इक्वेशन में। तो आपने देखा ए स्क्वायर की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी आपके पास 1600/4 यानी कि 400 हो जाएगी। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी √400 यानी कि 20 सेंटीमीटर। आपको पूछा क्या था साइड ऑफ रोम्बस, साइड ऑफ रोम्बस आपके पास कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। आपको बोला एक सर्कल है जो कि सेंटर जिसका है वो ओ पे है, ठीक है। तो आप इसको टेंजेंट ही मानना, ठीक है ना। पी ए और पी बी दो टेंजेंट ड्रॉ हुए हैं एक्सटर्नल पॉइंट पी से, ठीक है। तो आपने ड्रॉ कर दिया। अब आपको बोला है कि एंगल ओ ए बी जो है आपके पास, सॉरी एंगल ए ओ बी जो है आपके पास, उसकी वैल्यू आपको दी है कितनी 116 डिग्री। आपने देखा आपको एंगल ए ओ बी आपको 116 दे दिया। आपको पता है ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है। और फिर मैंने एक और चीज़ बताई थी आपको क्या, कि जब भी ऐसे टेंजेंट बनाए जाए किसी एक्सटर्नल पॉइंट से तो एंगल ए पी बी और एंगल ए ओ बी यानी कि आमने सामने वाले एंगल का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री। तो अगर ये 116 हो गया, एंगल ए ओ बी जो 116 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपके पास 64 डिग्री हो जाएगा। और आपको बोला एंगल ओ पी बी बताओ, मतलब ओ से आपको पी को ज्वाइन करना है और ये वाला आपको एंगल बताना है। ध्यान रखना हमेशा ये चीज़ क्या, कि जब आप कोई एक्सटर्नल पॉइंट P है उससे आप किसी सर्कल के दो पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, जैसे PA और PB आपने ड्रॉ कर दिया। एक चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है क्या, कि आमने सामने वाला का जोड़ कितना हो जाएगा 180। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि जब आप P से O को ज्वाइन करोगे, मतलब वो एक्सटर्नल पॉइंट से आप सेंटर को ज्वाइन करोगे, तो ये एंगल जो एंगल APB है वो दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा और एंगल AOB जो है वो भी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब बात सिर्फ इतनी सी है कि एंगल APO या एंगल BPO की जो वैल्यू है वो दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगी 32 की, और एंगल AOP और एंगल BOP की भी वैल्यू इक्वल हो जाएगी। कल को आपको AOP और BOP भी पूछ सकता था, तो उसकी वैल्यू जो है वो आपकी 58 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। सब पता होना चाहिए आपको। अब देखो आपको cos 60 की वैल्यू भी पता है, cos 30 की भी पता है, sin 60 की भी पता है, sin 30 की भी पता है। आप रख के देख लो, आपका आंसर जो है वो तो आ ही जाएगा। उसके अलावा आप क्या देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि अगर मैं 60 डिग्री को A मान लूँ और 30 डिग्री को B मान लूँ, तो ये क्या लिखा है cos A cos B माइनस sin A sin B। तो ये होता क्या है cos A + B का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो आपने देखा कि cos 60 + 30 ये कितना हो जाएगा 0, इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा 0 का अंडर रूट 0 ही होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला एक्स वाई जेड जो है तीन पॉजिटिव नंबर है सच दैट वाई जो है वो 4/5 टाइम है एक्स के। मतलब यहाँ पे आपने देखा कि एक्स और वाई का रेशो कितना आ गया आपके पास 5/4। फिर आपने देखा जेड जो है वो 5/8 टाइम है वाई के, तो वाई रेशो जेड जो है वो आपके पास कितना हो गया 8/5, ठीक है। तो आपने देखा कि दो रेशो आ गई, एक्स रेशो वाई और वाई रेशो जेड। आप क्या करो, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कंबाइंड रेशो आपको बनाना पड़ेगा। तो आपने देखा दोनों में कॉमन क्या है, वाई कॉमन है, वाई को इक्वल कर दो। वहाँ पे वैल्यू 8 है, यहाँ पे वैल्यू 4 है, तो आप क्या करो 4 को भी 8 बना दो। तो आपने देखा 10/8/5, मतलब 10/8/5 जो है वो आपके पास एक्स रेशो वाई रेशो जेड आ गया। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ से लेट कर ली एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू 8 है, जेड की वैल्यू 5 है, ठीक है। आपको बोला है कि इनके रेसिप्रोकल का जो एवरेज है, इनका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/10 है प्लस 1/8 है, ठीक है। रेसिप्रोकल है इसलिए हमें
10A 8A 5A लेट करना पड़ गया। अगर रेसिप्रोकल ना होता तो हम 10 8 और 5 से ही सॉल्व कर देते इस क्वेश्चन को। रेसिप्रोकल में क्या होगा कि जब आप 10 8 और 5 से अगर सिर्फ सॉल्व कर देंगे तो होता क्या आपसे क्वेश्चन ना गलत हो जाता, क्योंकि आप एक की वैल्यू जो है वो गलत निकाल लेते। अब 10A 8A और 5A से आपकी वैल्यू बिल्कुल सही आएगी। आप क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, ठीक है। मैं 10A 8A और 5A से करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप जब खुद ट्राई करना 10 8 और 5 से, आपका जो है एक की वैल्यू जो है उल्टी आ जाएगी, ठीक है ना। तो वो हमारा क्वेश्चन गलत करा देगा। आपको 10A 8A 5A मानना है, क्योंकि रेसिप्रोकल का केस है। इसका जो एवरेज है वो आपको कितना गिवन है, 17/240। तो आपने देखा कि ये तो पहले तो 80 पे गया। अब आपने देखा 8 5 और 10 एलसीएम कितना आ जाएगा 40A, ऊपर कितना 4 + 5 + 8, इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी हो गई 17/80। तो आपने देखा 8 और 5 13 और 4 17, ये तो कट गया, और 40 जो है 2 पे काटेगा। ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 2 आ गई। ए की वैल्यू 2 है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 20, वाई की वैल्यू कितनी हो गई 16, जेड की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई आपके पास। आपको बोला एवरेज ऑफ 3 टाइम्स ऑफ एक्स, 3 टाइम्स कितना हो जाएगा एक्स का 20 का 3 गुना कितना 60, 5 टाइम्स ऑफ वाई 16 का 5 गुना कितना 80। इन दोनों का आपको एवरेज पूछा है, तो 60 और 80 के बीच में कौन सा नंबर है 70। 70 जो है इनका एवरेज हो जाएगा, या फिर 60 और 80 कितना हो गया 140/2 कितना 70 हो जाएगा। आपको बोला है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है 7500। टाइम जो है वो 4 साल की बात हो रही है, पर ऐसा बोला गया है आपको कि पहले 2 साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 20% है, और लास्ट के 2 साल यानी कि पहले 2 साल से जो अगले 2 साल है उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका 10% आपको गिवन है, और कंपाउंडेड एनुअली की बात हो रही है। देखो कैसे करेंगे। आपने देखा पहली बात तो आपको पता है कि पहले 2 साल का जो रेट है वो 20% रहने वाला है, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। तो आपने देखा पहले साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा, आपको पता है पहले साल का तो सिर्फ प्रिंसिपल पे निकलेगा। तो आपने देखा 7500 का 20% कितना होता है 1/5। तो आपने देखा कि पहले साल का जो ब्याज है वो कितना होगा 1500, क्योंकि सिर्फ प्रिंसिपल पे आएगा। अब दूसरे साल जो है प्रिंसिपल पे तो आएगा ब्याज पे भी ब्याज आएगा। 1500 का जो 20% है वो आपके पास कितना हो जाएगा 300, ठीक है। और थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर भी आपने लिखा। आपको पता है तीसरे और चौथे साल जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहने वाला है 10%, ठीक है। तो आपने देखा कि पहले तो आपको प्रिंसिपल में ब्याज निकालना है। 7500 का 10% कितना होगा 750, और यहाँ पे भी कितना आएगा 750, क्योंकि ये तो ब्याज है जो प्रिंसिपल का है। फिर आपने देखा कि 1500 और 1500 3000 का 10% कितना होगा 300, ठीक है। और फिर ये जो 300 है इसका 10% आपके पास कितना आ जाएगा 30, क्योंकि तीसरे साल जो है वो आपको 10% ब्याज दर लगानी है, ठीक है। फिर आपने देखा चौथे साल जो है प्रिंसिपल पे ब्याज कितना 7500 पे 10% कितना 750। फिर आपने देखा कि 1500 कितना 3000 में 750 जोड़े तो कितना हो गया 3750। अब 3750 का 10% कितना होगा 3750 का 10% आपके पास 375 हो जाएगा। फिर आपने देखा 300 और 300 कितना 600 का 10% कितना हो जाएगा आपके पास 60 हो जाएगा, और 30 का 10% कितना हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा। अब ये जो है ये टोटल आपके पास ब्याज आ गया, ठीक है। तो आपने देखा 1500 3000 और ये 4500 तो ये हो गया, ठीक है ना। फिर 975 ये हो गया, और 93 आपके पास ये आ गया। तो यूनिट डिजिट मस्ट बी 8। ठीक है, तो सबका यूनिट डिजिट 8 है। तो जोड़ो भाई, ठीक है। तो आपने जोड़ा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5568 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, मतलब डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आपको बोला एक वर्कशॉप है जिसमें 80 स्टूडेंट्स हैं और 10 जो है रिसोर्स पर्सन है। आपको बोला स्वीट वर डिस्ट्रीब्यूटेड एट द एंड ऑफ वर्कशॉप, मतलब वर्कशॉप के अंत में मिठाई बांटी गई। आपको बोला द अमाउंट स्पेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स टू ईच स्टूडेंट वॉज 30% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। आपने देखा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 80 का जो है 30% जो है वो खर्च हुआ हर स्टूडेंट की स्वीट पे, ठीक है। मतलब एक स्टूडेंट की जो स्वीट का खर्चा आया आपके पास वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि 80 है उसका 30% है। मतलब
हर स्टूडेंट ने 24 रुपये की मिठाई खाई। तो आपने देखा 24 रुपये की हर स्टूडेंट ने मिठाई खाई और 80 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो आपने देखा टोटल स्टूडेंट की मिठाई का खर्चा कितना आ गया आपके पास 24 इंटू 80, क्योंकि एक स्टूडेंट जो है वो 24 रुपीज़ की मिठाई खा रहा है, तो 80 स्टूडेंट कितने की खाएंगे 24 इंटू 80। फिर आपको बोला है एंड अमाउंट स्पेंड टुवर्ड्स ईच रिसोर्स पर्सन, मतलब जो ईच रिसोर्स पर्सन यानी कि 10 जो रिसोर्स पर्सन है आपके पास, उनकी जो हर बंदे की अमाउंट जो खर्चा हुआ है स्वीट्स का वो कितना हुआ है 40% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है कितने 80 का 40% आपके पास कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि हर रिसोर्स पर्सन की मतलब ईच यानी कि हर रिसोर्स पर्सन की स्वीट का जो खर्चा है वो कितना है 32 और टोटल है कितने रिसोर्स पर्सन 10। तो आपने देखा एक बंदा अगर 32 रुपये की खा रहा है तो 10 बंदे कितने की खाएंगे 32 इंटू 10, तो ये कितना आ गया आपके पास 320, ये कितना आ गया 1920। तो आपने जोड़ा तो 2240 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो बहुत मज़ेदार बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपको बोला गया एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, ओके, एस जो पॉइंट है वो क्यू आर पे है। ठीक है, एस जो है वो पॉइंट है क्यू आर पे, और आपको बोला है क्यू एस की आपको लेंथ गिवन है कितनी 10 सेंटीमीटर, आपको क्यू आर की लेंथ गिवन है कितनी 18 सेंटीमीटर। अगर क्यू आर 18 है, क्यू एस अगर 10 है, तो एस आर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर आपके पास हो जाएगा। फिर आपको बोला है एंगल पी एस आर जो है, मतलब ये वाला जो एंगल है आपका वो कौन से एंगल के इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू पी आर के इक्वल हो जाएगा, मतलब इस एंगल के आपका इक्वल हो जाएगा। देखो वो क्या कहना चाह रहा था इस चीज़ से, जो उसने ये दोनों एंगल दिए वो क्या कहना चाह रहा था, वो ये कहना चाह रहा था कि आप ना एक तो ये वाली ट्रायंगल लो पी एस आर, मतलब ट्रायंगल पी एस आर को आप कंसीडर करो कौन सी ट्रायंगल से, बड़े वाली ट्रायंगल से। कौन सी है बड़े वाली ट्रायंगल, ट्रायंगल क्यू पी आर। अब आपने देखा कि ट्रायंगल पी एस आर जो है वो ट्रायंगल क्यू पी आर के सिमिलर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि आपने देखा कि एंगल पी एस आर जो है, मतलब पी एस आर जो है वो एंगल क्यू पी आर की इक्वल है, और एंगल आर जो है वो दोनों बार कॉमन है। ठीक है, एंगल आर जो है वो दोनों जगह कॉमन है। तो आपने यहाँ पे एक चीज देखी क्या कि दो ट्रायंगल आपके पास सिमिलर हो गई, और ये दो ट्रायंगल आपको क्यों सिमिलर करनी पड़ी, क्योंकि आपको जो है क्यू एस की लेंथ पता है, आपको एस आर की लेंथ पता है, आपको पी आर की लेंथ निकालनी है, और आपको क्यू आर की भी लेंथ पता है। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ से आपने पी आर लिया, ठीक है, तो आपने देखा आपके पास क्यू आर आपको रखना पड़ेगा, और फिर आपने एस आर की भी आपको लेंथ पता, और इधर से कितना आ गया पी आर। तो यहाँ पे आपने देखा कि पी आर इंटू पी आर कितना, पी आर का स्क्वायर, और एस आर इंटू क्यू आर, देखो दो ही साइड की ज़रूरत पड़ी। एस आर कितना 8, क्यू आर कितना 18, तो 18 इंटू 8 कितना होता है आपके पास 144। तो पी आर की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी √144, जो कि कितना आ जाएगा आपके पास 12 सेंटीमीटर। तो पी आर की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो हो कुछ नहीं रहा, हो ऐसा रहा है कि अगर आपने a को 2x माना, b को आपने 3y माना, c को अगर आपने 4z माना, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे a³ प्लस b³ प्लस c³ की वैल्यू दी है। ठीक है, a b c की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, और उसके बाद आपको a प्लस b प्लस c की भी वैल्यू दी है, और आपको बोला है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की आपको वैल्यू निकालनी है। सिर्फ ये हो रहा है इस चीज़ में। ठीक है, तो आपने देखा a³ 2x का क्यूब कितना हो जाएगा 8x³, b कितना 3y का क्यूब कितना 27y³, c की वैल्यू कितनी 4z का क्यूब कितना 64z³, 3, a कितना 2x, b कितना 3y, c कितना 4z, और उसके बाद a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा आपके पास 2x प्लस 3y प्लस 4z इंटू, यहाँ पे लिख लो बाकी चीज़, a का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर कितना 4x स्क्वायर, 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर, 4z का स्क्वायर 16z स्क्वायर, और a इंटू बी 2x इंटू 3y कितना हो जाएगा 6xy, 12yz, 8xz। ठीक है, तो आपको सिर्फ इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ इस चीज़ की आपको वैल्यू निकालनी है, और आपको ये सारी वैल्यूज गिवन है। तो आपने देखा 8x³ 27, y³ और 64z³ कितना हो गया 105। ठीक है, और 3 दूनी 6 और 6 तिया 18 चौक 72, 72 xyz की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 1 गिवन है, और 2x प्लस 3y प्लस 4z की वैल्यू कितनी है आपको 11 गिवन है, और यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है वो किसकी आ जाएगी 4x स्क्वायर
9y² 16z² माइनस 6xy माइनस 4। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो ये कितना आ गया 33/11, यानी कि 3 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बोला है मार्क प्राइस आपको गिवन है, 3 डिस्काउंट कर दिया आपको, 40, 30 और 20 आपको सेलिंग प्राइस बताना। देखो मार्क प्राइस की वैल्यू 100%, जिसमें से 40% का डिस्काउंट दे दिया, तो 100 में से 40% छोड़ दिया तो वैल्यू कितनी बची 60%। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बाई 100। ठीक है, और जितने डिस्काउंट आपको दिए जाए वो 100 में से माइनस करके आप लिखते रहो। ठीक है, अप टू n, तो ये सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने देखा अगर ओरली कर लेंगे मेरी तरह, जैसे मैं बोलता हूँ कि ये वैल्यू अपने आप में 100%, इसमें से जो है आप 30% छोड़ दिया, तो 100 में से 30 गया कितना 70%, 100 में से 20 गया कितना 80%। तो आपको कोई भी फॉर्मूला याद रखने की ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरी बात ध्यान रखना है। ठीक है, और ये गया, ये 2 पे गया, ये 11 पे गया और ये गया 4 पे, तो 28 इंटू 66, तो 28 इंटू 66 आपके पास जो है वो कितना हो जाएगा, या फिर 44 इंटू 42 भी बोल सकते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा 1848 रुपीज़। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है कि ये जो नंबर है ये 8 और 11 दोनों पे डिविजिबल होना चाहिए। देखो पहली चीज़ तो ये कि ऑप्शन से देख के क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व होता है। ठीक है, सॉरी 2 सेकंड में सॉल्व होगा। ठीक है, पर हम थोड़ा लेंथी चले जाएंगे क्योंकि आपको समझाना है। ठीक है ना, तो आपको बोला है कि अगर डिविजिबल होना है 8 पे, तो आपको एक चीज़ पता है कि अगर आपको ये नंबर डिविजिबल करना है 8 पे, तो लास्ट 3 नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 8, क्योंकि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट 3 नंबर ऑफ अ नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। तो आपको पता है कि लास्ट का 3 नंबर एक तो 800 है। ठीक है ना, लास्ट के 3 नंबर एक 8 है ना, यहाँ पे तो 800 बन सकता है। अब 800 के बाद यूनिट डिजिट आपको 2 भी लाना है, तो 832। अब ये भी 8 पे जाएगा, फिर इसमें आप 40 ऐड करोगे क्योंकि 40 जो है 8 पे जाता है, तो 872। अब ये भी 8 पे जाएगा। ठीक है, तो 2 नंबर ऐसे पॉसिबल हैं जो 8 पे जा रहे हैं, जिनका यूनिट डिजिट 2 है, वो 2 है। ठीक है, तो आपने देखा कि y की 2 वैल्यू पॉसिबल है, b की 2 वैल्यू पॉसिबल है, एक तो 3 और एक 7। ठीक है, तो आपने देखा कि आपको स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ b पूछा है। देखो 3 और 7, b की 3 और 7 दो ही वैल्यू पॉसिबल है इस क्वेश्चन में। तो b की वैल्यू यहाँ पे 5 दिया, यहाँ पे 4 दिया, दोनों ऑप्शन गलत। यहाँ पे 2 दिया, b की वैल्यू 3, तो यहीं पे स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो है b की आपके पास 3 आ गई। ठीक है, और अगर आप सॉल्व करना चाहो तो आप सॉल्व भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल आप फॉलो कर लो, तो 4 और 3 7 और 6 13 और 6 19 और 2 और 3 22 और a के बाद 0 7 और 8 15 और 2 17, तो 17 प्लस a इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखा आपने कि -a + 5 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी आ जाएगी 5, क्योंकि यहाँ पे आपको 11k लिखना होता है और k की वैल्यू आपने 0 पुट की है यहाँ पे। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा कि ये जो है ये लिखा हुआ है 3x का होल क्यूब और यहाँ पे लिखा है 1/x का होल क्यूब और यहाँ पे लिखा है x + 1/3x। सबसे पहले आप इसको 3x + 1/x की फॉर्म में चेंज करो, तभी जाके जब आप इसका क्यूब करोगे तो आपके पास 3x³ + 1/x³ आएगा, 3x का होल क्यूब यानी कि। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 3x + 1/x की फॉर्म में इसको चेंज करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आपने देखा अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई करने के पे ही मेरा यहाँ पे 3x बनना है। और कुदरती क्या हुआ कि आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x तो बना 3/3x यानी कि 1/x भी आपका बन गया और 5 दिया कितना हो गया 15। लॉजिक इक्वेशन तो फिर ऐसा ही बन गया। अब कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ क्यूब करना है दोनों साइड। ठीक है, तो आपने क्यूब किया तो आपने यहाँ पे देखा कि 27x³ + 1/x³ + 3 × 3x × 1/x और 3x + 1/x और 15 का क्यूब।
15 का क्यूब आपके पास कितना हो जाएगा, 15 का क्यूब आपके पास हो जाएगा 3375 हो जाएगा। तो आपने देखा कि x जो है कट गया, अब 9 और यहाँ पे कितना, इसकी वैल्यू कितनी थी आपके पास 15 थी, 3x + 1/x की वैल्यू, तो 9 × 15 कितना हो जाएगा 135। तो आपने क्या किया कि 27x³ + 1/x³ लेफ्ट हैंड साइड रहने दिया और राइट हैंड साइड आप क्या ले गए 135। तो इसको काट के जो है आपकी 3040 जो है वैल्यू आने वाली है। तो 3040 जो है, सॉरी 3240 जो है वो आपकी वैल्यू आने वाली है। तो 3240 इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन आपको बोला एक ट्राइंगल है जिसमें तीनों एंगल का आपको रेशो दिया है कितना। आपको पता है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो आपने देखा सम ऑफ रेशो आपने किया तो 1 + 2 + 3 कितना आ गया आपके पास 6 की वैल्यू कितनी आ गई 180। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 30 डिग्री, एक की वैल्यू आपके पास 30 आ गई, 2 की वैल्यू 60 आ जाएगी, 3 की वैल्यू आपके पास 90 आ जाएगी। आपको बोला है साइड का रेशो बताओ, जो उनके अपोजिट साइड है उनका आपको रेशो बताना है। ठीक है, जो उनके अपोजिट साइड है आपको उनका रेशो बताना है। देखो एक तरीका तो ये है कि आप राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। ठीक है, आपने क्या किया, राइट एंगल ट्रायंगल आपने ड्रॉ किया तो आपने एक एंगल 90 बना दिया, ठीक है, एक एंगल 30 बनाया और एक एंगल आपने 60 बना दिया। अब आपको पता है कि 30 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये वैल्यू √3 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी आपके पास। तो आपने यहाँ से एक चीज़ देखी क्या कि 30 डिग्री के सामने जो साइड है वो क्या है 1, 60 के सामने जो साइड है वो कितनी है √3 और 90 के सामने जो साइड है वो कितनी है 2। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर आएगा। आप राइट एंगल ट्रायंगल बना के कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी होता है कि साइन रूल भी आप इस पे लगा सकते हैं। साइन रूल क्या होता है कि A/B/C मतलब तीनों साइड का जो रेशो होता है वो साइन A, साइन B और साइन C के रेशो के इक्वल होता है। तो आपने देखा साइन 30 ऑर्डर में ही लगाना एंगल, कभी ऐसा ना करना यहाँ पे 60 यहाँ पे 30 यहाँ पे 90 कर दो, ऐसा नहीं। 30 60 90 है तो आप 30 60 90 के ऑर्डर में लगाएं इसको। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे कितना है 1/2, यहाँ पे कितना है √3/2, यहाँ पे कितनी आई वैल्यू 1 आई। अब फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो यहाँ से भी आपका करेक्ट आंसर आएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, अब आपको पता है कि ये जो है A4 + B4 + A² B² लिखा हुआ है और यहाँ पे A की जो वैल्यू है वो कितनी है 2x और B की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है 1। ठीक है, तो आपको पता है इसके दो फैक्टर होते थे, क्या क्या, A² + B² + AB और A² + B² - AB। तो एक फैक्टर जो है वो आपको ये गिवन है कितना 1 + 4x² - 2x। तो दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा 1 + 4x² + 2x और इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी है 512 और इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 64। ठीक है, 64 जो है वो इसके 8 पे जाएगा। तो 1 + 4x² + 2x की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है कि आप 15% 6 घंटे एक दिन में काम करके 900 रुपये कमाते हैं। अब आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है कि M1D1H1/W1 = M2D2H2/W2। ठीक है, तो ये जो मनी होती है ना, ये जो पैसे होते हैं, ये जो वेजेस होते हैं, ठीक है, तो याद रखना हमेशा कि W से वैसे तो हम वर्क डिनोट करते हैं, पर जब यहाँ पे रुपीज़ में आपसे बात होने लग जाए टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में तो वेजेस भी यही हो जाते हैं। ठीक है, तो वर्क जो होता है वो वेजेस गिना जाता है जब यहाँ पे रुपीज़ में बात होती है, मतलब उनकी सैलरी जब लिखी होती है। ठीक है ना, तो आपने देखा 15% 6 घंटे काम कर रहे हैं दिन में और W की जगह वेजेस, तो वेजेस कितने मिल रहे हैं 900। आपको बताना है 20 बंदों ने 10 घंटे एक दिन में काम किया तो उनको कितना आन होगा, मतलब W2 की वैल्यू आपको बतानी है। तो आपने देखा कि ये तो आ गया आपके पास 90, तो ये गया 10 पे, तो W2 की जो वैल्यू है वो आपके पास हो जाएगी 20 × 10 × 10 यानी कि 2000 रुपये ये लोग कमाएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन आपको बोला साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो, इतना पैरामीटर आपको दिया, आपको डिफरेंस पूछा है ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइड का। तो आपने देखा 1/3 रेशो, 1/5 रेशो, 1/4 आपको गिवन है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन हटाएंगे। फ्रैक्शन हटाने के लिए आप क्या करो 3 5 और 4, 3 5 और 4 का एलसीएम आपके पास कितना हो जाएगा 60, उससे आप मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने देखा 60/3 किया कितना आया 20, 60/15 60/5 किया कितना आया 12 और 60/4 किया कितना आया 15 आपके पास आ गया। आपको बोला पैरामीटर
पैरामीटर की वैल्यू कितनी है 144, ठीक है, सॉरी 141। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल जो है वो आपको कितना गिवन है 141 सेंटीमीटर। आपको पता है कि सम ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो पैरामीटर होता है। तो आपने देखा साइड का रेशो कितना 20, 12 और 15, तो सम ऑफ साइड का रेशो वो कितना हो जाएगा, सम ऑफ रेशो ऑफ साइड। तो ये आपने देखा कि 20 और 12 और 15 इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी आ जाएगी 141 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पैरामीटर यानी कि सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल जो है वो आपको कितना गिवन है 141। तो आपने साइड के रेशो का जो है सम किया तो आपने देखा वैल्यू कितनी आ गई 20 + 12 + 15 यानी कि 47 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 141 के इक्वल। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 3। आपको बोला है द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट साइड एंड द स्मॉलेस्ट, तो ग्रेटेस्ट कितनी हो गई 20, स्मॉलेस्ट कितनी हो गई 12, तो 20 और 12 यानी कि 20 और 12 का डिफरेंस यानी कि 8 की वैल्यू पूछी है। एक की वैल्यू 3, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 × 3 यानी कि 24। अब आपको बोला है गौरव बॉट सम आर्टिकल। देखो ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसका कंसेप्ट समझाना जो है ना मुझे सबसे बढ़िया लगता है। देखो कैसे, आपको बोला है कि गौरव ने कुछ आर्टिकल खरीदे, इस हिसाब से कि उसको 5 आर्टिकल जो है वो 6 रुपये के पड़ रहे हैं। इस हिसाब से मतलब आर्टिकल तो पता नहीं उसने कितने खरीदे, पर उसको हर 5 आर्टिकल पे 6 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। और उसने बेचे कितने कि हर 10 आर्टिकल पे उसने 11 रुपये, मतलब हर 10 आर्टिकल उसने 11 रुपये में बेचे, ठीक है। हर 5 आर्टिकल उसने 6 रुपये में खरीदे और हर 10 आर्टिकल जो है उसने 11 रुपये में बेचे। देखो इस क्वेश्चन को ना बहुत अच्छी ट्रिक से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, पर ध्यान रखना कि आर्टिकल जो है वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना पड़ेगा और रुपीज़ जो है वो आपको राइट हैंड साइड में लिखना पड़ेगा। अगर आप रुपीज़ को लेफ्ट हैंड साइड और आर्टिकल को राइट हैंड साइड में लिख दोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या ध्यान रखना है, आपने ये ध्यान रखना है क्या कि आपको आर्टिकल को पहले और रुपीज़ को बाद में लिखना है। देखो एक कंसेप्ट जो है बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं क्या कि जब भी हम छोटे थे, ठीक है, तो हम टॉफ़ी लेने जाते थे तो क्या होता था, मतलब अब जब हम कोई चीज़ लेने जाते हैं, अभी की बात सोचते हैं पहले, अब हम कोई बाज़ार से अगर चीज़ खरीदने जाते हैं, मान लो अभी हम एक मैगी लेने गए, अगर हम मैगी लेने गए तो हम पहले क्या करते हैं, हम उससे मैगी पकड़ते हैं फिर बाद में उसको पैसे देते हैं ना, ठीक है। पहले हम मैगी लेते हैं फिर बाद में उसको पैसे देते हैं। अब कोई कहे कि सर शोरूम की बात करो या कोई स्टोर की बात करो, रिलायंस स्टोर वगैरह, तो इन चीज़ों की मैं बात नहीं कर रहा, मैं एक नॉर्मल दुकानदार की बात कर रहा हूँ जो आपका अच्छा जानकार है। वो पहले आपको सामान पकड़ाएगा फिर उसके बाद वो आपसे पैसे पकड़ेगा, ठीक है। तो पहले आर्टिकल वो देता है फिर पैसे वो लेता है, तो आर्टिकल पहले पैसे बाद में, तो आपने पैसे जो है बाद में, वो रुपीज़ आपने बाद में लिख लिया, ठीक है। और छोटे होते उल्टा होता था, छोटे होते क्या होता था कि पहले आपसे पैसे लिए जाते थे ताकि आप जो चीज़ है या टॉफ़ी है वो लेके भाग ना जाए, ठीक है। तो छोटे होते उल्टा होता था हमारे साथ। तो ये कितना हो जाएगा आपने देखा। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 10 × 6 कितना 60, 5 × 11 कितना 55। तो ऊपर जो है वो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ जो है 5 आर्टिकल 6 में जो आपने खरीदे थे, ये आपने ना खरीदे थे तो ये कॉस्ट प्राइस था, तो इसके सामने जो वैल्यू होगी कॉस्ट प्राइस की, और ये बेचने की बात हो रही थी तो ये सेलिंग प्राइस था। तो 60 आपके पास कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस आपके पास 55 आ गया। तो आपने देखा कि कॉस्ट प्राइस बड़ा हो गया, सेलिंग प्राइस छोटा हो गया, मतलब नुकसान हो गया। कितने का हो गया, 60 में से 55 गए, 5 का नुकसान हो गया। नुकसान निकालते किस पे, कॉस्ट प्राइस में निकालते हैं। तो ये कितना हो गया बटे 12, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे कितना 25, 25/3 कितना होता है 8, सही 1/3% इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बोला है इफ द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, एक कॉर्ड है सर्कल की, तो आपने क्या किया, दैट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द टेंजेंट, ठीक है। तो आपको पता है पहली बात तो क्या कि कॉर्ड जो है वो रेडियस के साथ तो 90 डिग्री एंगल बनाती है, सबको पता है इतनी बात। तो एक कॉर्ड है जो कि 60 डिग्री एंगल बना रही है टेंजेंट के साथ, तो आपने एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो आपको पता है कॉर्ड जो है वो दोनों साइड जाके मिल जाएगी, जो टेंजेंट का और रेडियस का जो पॉइंट होगा वहाँ पर जाकर मिल जाएंगी। तो आपने देखा कि इसकी वैल्यू आपको 60 डिग्री जो है वो दे दी। आपने क्या किया, आपने जो है टेंजेंट जिस पॉइंट से ड्रॉ किया गया, ठीक है, 2 टेंजेंट जिस पॉइंट से ड्रॉ किए गए आपने उसको सेंटर से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। आपने क्या किया, उसको सेंटर से ज्वाइन कर दिया। तो आपको पता है ये भी 90 डिग्री का एंगल हो जाता है, ये भी 90 का। अब आपने देखा कि ये पूरा 90 डिग्री, रेडियस और टेंजेंट का एंगल कितना 90, 60 अगर ये हो गया तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और ये 90 तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 60। तो आपने देखा ट्राइंगल जो है वो आपके पास कौन सी बन गई, √3, 1 और 2,
ठीक है ना। और आपको बोला है कि विद द टेंजेंट ड्रॉन एट वन एंड पॉइंट द कॉर्ड, if the length of a chord of a circle that makes with the tangent drawn at one end point of the chord, ठीक है, यहाँ पे ऑफ लगा लेना। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड आपको कितने गिवन है, 8√3। अब आपको पता है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी है, 8√3। और आपको एक और चीज़ पता है कि अगर मैं सेंटर से टेंजेंट जिस पॉइंट से ड्रॉ किए गए अगर वो दोनों ज्वाइन कर दूँ, मतलब सेंटर और उस पॉइंट को ज्वाइन कर दूँ, तो कॉर्ड जो है 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। तो ऊपर वाली की भी लेंथ 4√3, नीचे वाली की भी 4√3। अब आपने देखा आपको बताना है रेडियस ऑफ सर्कल, तो ऊपर वाली की जो लेंथ है वो कितनी है, 4√3। मतलब √3 की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई आपके पास, 4√3। और आपको 2 की यानी कि रेडियस की वैल्यू बतानी है, तो √3 की वैल्यू कितनी, 4√3। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 4 आ जाएगी। 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। अब ये वाला क्वेश्चन आपको बोला है स्पीड जो है वो इतनी है, तो रघु जो है अपनी जर्नी जो है वो कंप्लीट कर लेता है 2 घंटे 48 मिनट में। आपको बोला है कि अगर उसको सेम डिस्टेंस, आपने देखा डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आपने देखा कि स्पीड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा। तो आप क्या करो, पहले तो टाइम का रेशो लिखो, ठीक है, इनिशियली और फाइनली। तो आपने देखा पहले रघु को कितना टाइम लग रहा था, पहले रघु को लग रहा था 2 घंटे 48 मिनट और 2 घंटे 28 मिनट। तो आपने देखा 2 घंटे 28 मिनट, इसको तो मैं फ्रैक्शन में चेंज करूँ तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि 28/60 फिर थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो आप इसको ना पूरे को मिनट में चेंज कर दो। तो आपने देखा 2 घंटे 48 मिनट कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 148 मिनट हो जाएंगे, क्योंकि 2 घंटे में 120 मिनट होते हैं। 120 मिनट में 28 मिनट जोड़ेंगे अगर आप तो कितना हो जाएगा, 148 मिनट। और 1 घंटे में 60 मिनट, 60 और 36 कितना हो जाएगा, 96। मतलब पहले उसको 148 मिनट लग रहे हैं, बाद में उसको 96 मिनट लग रहे हैं। तो आपने देखा रेशो कितना आ गया आपके पास, आपने देखा कि 4 पे जाएगा, 4 पे जाएगा तो यहाँ पे जो है आपके पास कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और ये 4 पे अगर जाएगा तो आप देखते हो 37, ठीक है। तो टाइम का रेशो कितना हो गया आपके पास, 37:24। तो स्पीड का रेशो जो है वो उल्टा हो जाएगा क्योंकि स्पीड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होती है, ठीक है। तो आपको पता है कि इनिशियली जो स्पीड पे वो ट्रैवल कर रहा था कितनी पे कर रहा था, 48। तो 24 की वैल्यू कितनी हो गई, 48। 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो 37 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 74 किलोमीटर पर आवर, जो कि उसकी फाइनल स्पीड हो जाएगी जिस स्पीड पे वो 1 घंटा 36 मिनट में सेम डिस्टेंस को ट्रेवल कर देगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा कि 35 और 15 कितना, 50। 50 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ कितना आ जाएगा, 10। तो 40 माइनस, अब आपने देखा 55, 58। तो ये कितना हो गया, 58/5। और यहाँ पे कितना है, 284 डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो आपने देखा 200 में से, क्योंकि 40 × 5 कितना हो जाएगा, 200 में से 58 गए तो आप बोलोगे कि सर 142 रह गया, 142/5। और ये आ गया 284/5। डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो आपने देखा 5 से 5 गया और 2 जो है करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल। अब आपको बोला व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु स्कोर्ड लेस देन 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स से कम कितनों ने स्कोर किया, 8 और 7 15, 15 और 10 25। 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 20 मार्क्स से कम स्कोर किया और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 40, ठीक है। तो परसेंटेज आ गया आपके पास। तो आपने देखा ये 5 पे गया, ये 8 पे गया और 8 जो है इसको 12.5 पे काट देगा। 12.5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 5 से तो 62.5% इज द करेक्ट आंसर। आपको बोला है 30:1/4% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑफ टाइप ए प्रोड्यूस्ड इन 2013, 15, 17 इज इक्वल टू द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑफ टाइप बी प्रोड्यूस्ड इन द ईयर, ठीक है। तो आपने देखा कि टाइप ए कितना, ये डार्क वाला, तो 120, 240, 360, 360 और 360 कितना होगा, 720। 720 का इतना परसेंट होना चाहिए। तो आपने देखा 31 × 4, 31 × 4 जो है वो आपके पास कितना हो जाएगा, 124 + 1, 125/4%। और परसेंट हटाऊंगा तो बटे 100 आपको लगाना पड़ेगा। तो आपने देखा कि 4 जो है कितने में काटेगा इसको, आपने देखा कि 4 जो है इसको काट देगा 18 पे। तो आप क्या करो, आप इसको ना 8 पे काटो, 8 पे काटोगे 5 आ जाएगा, पूरा कट जाएगा। और यहाँ पे 8 पे काटोगे तो 9 आएगा।
8 9 जा 72 और यहाँ पे 25, तो 25 इंटू 9 कितना हो जाएगा 225। अब देख लो 225 को, ये 255 है सॉरी 225, तो ये 2016, ठीक है। तो 2016 में जो है टाइप बी नंबर ऑफ व्हीकल जो प्रोड्यूस कर रहा है वो कितना कर रहा है 225। आपको बोला है डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ ग्रेजुएट लेवल, ठीक है। तो आपने देखा ग्रेजुएट लेवल कितने स्टूडेंट है 12,400। इंस्टीट्यूट पीआरटी की बात हो रही है, तो इंस्टीट्यूट पी ये वाला है, आर ये वाला है और टी जो है वो ये वाला है। तो आपने देखा 12 और 14 26, 26 और 25 कितना 51%। तो इसका जो है 51% और इसका भी एवरेज पूछा सॉरी, तो 51%, तो ये कितना हो गया 17%। तो 12,400 इंटू 17/100, तो ये तो गया। और 124 इंटू 7 आपके पास कितना हो जाएगा 124 इंटू 7 की जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास वो आ जाएगा 2108, ठीक है। और फिर टू द एवरेज ऑफ स्टूडेंट्स, टू द एवरेज नंबर भी आएगा यहाँ पे लिखेंगे ना, टू द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट लेवल इन इंस्टीट्यूट पी आर एंड टी। तो पी ये वाला, आर ये वाला, टी ये वाला, तो 27% और 36%, ये कितना हो गया आपके पास 63% हो गया। 63% बटे 3 जो है वो आपके पास एवरेज वैल्यू हो जाएगी कितने 21%। तो 8,000 का 21% जो है वो हो जाएगा एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट लेवल इन इंस्टीट्यूट पी आर एंड टी। तो आपने देखा इसकी जो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1680। आपको पूछा था इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 428 जो है डिफरेंस आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो 428 जो सी जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। आपको बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट अपीयर्ड कौन सा ये वाला, टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट क्वालिफाइड ये वाला, ठीक है डार्क वाला, एट द स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन फ्रॉम कॉलेज एक्स। ये तो आसान हो गया, 3000 का रेशो 1800 पे पूछा है तो कुछ भी नहीं है, तो फ्री के नंबर है 5:3, ठीक है। अब नेक्स्ट शिफ्ट यानी कि 10 अगस्त 2021 की शिफ्ट 3 के क्वेश्चन यहाँ ही शुरू हो रहे हैं यहाँ से। अब आपको पता है कि ये क्वेश्चन तो हम हज़ारों बार कर चुके हैं, है ना। देखो दोबारा बता देता हूँ। आपने देखा 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन, तो आपको पता है या तो एक वेरिएबल आप 0 कर लो, या फिर आपको एक और चीज़ पता है क्या कि a³ + b³ + c³ - 3abc का फॉर्मूला क्या होता है a + b + c, a + b + c का होल स्क्वायर -3ab + bc + c है। अब इसमें आपको 2 ही इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में, तो आप देखो 11 का स्क्वायर 121, 3 × 15, तो 121 में से 45 गए, 121 में से 45 गए तो कितना आ गया 76, 76 × 11 आपके पास कितना हो जाएगा 836 इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है वर्किंग टुगेदर ABC जो है काम को कंप्लीट करते हैं कितने टाइम में 3 दिन में, और A अकेला उसी काम को कितने दिन में कर देगा 24 दिन में, B अकेला उसी काम को कर देगा 6 दिन में। तो आपने देखा कि आपके पास टोटल टाइम है, तो टोटल वर्क निकाल लो, 3, 24 और 6 का एलसीएम कितना 24 आ जाएगा आपके पास। तो आपने देखा 1 डे वर्क, तो 24/3 कितना 8, 24/24 कितना 1, 24/6 कितना 4। मतलब यहाँ पे ये चीज़ पता लगी क्या कि ABC अगर साथ में मिलके काम करें तो एक दिन में 8 काम कर देंगे, A अकेला काम करेगा तो एक दिन में 1 काम कर देगा, B जो है एक दिन में कितना काम करता है 4। तो आपने देखा ABC एक दिन में कितना काम कर देते हैं 8, जिसमें से एक काम जो है वो 4 करता है, A काम जो है वो 1 करता है और B जो है वो कितना काम करता है 4। तो आपने देखा A और B साथ में मिलकर एक दिन में कितना काम कर देंगे 5, तो C को कितना करना पड़ेगा 3, तभी जाके ABC का एक दिन का काम जो है वो 8 होगा। आपको बोला C अकेला सेम काम कितना 24 काम कितने दिन में कर देगा। आपने देखा एक दिन में 3 काम करता है, तो 24 काम को करने में उसको कितने दिन लगेंगे 8 दिन लगेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है क्या वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इतना, आपको हाइट दे दी, ठीक है, और आपको एरिया ऑफ द बेस। आपको पता है कि कौन का जो बेस होता है, आपको पता है कौन का जो बेस होता है वो कितना होता है, आपको पता है कौन का जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है, ठीक है।
आपको पता है कौन का जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है। अब किसी सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसकी वैल्यू आपको 462 गिवन है। अब आपको पता है क्या कि आपको एरिया ऑफ बेस यानी कि जो नीचे जो सर्कल है उसका आपको एरिया बताना है, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, पाई आर स्क्वायर और 1/3 और हाइट कितनी है आपके पास 12। तो आपने देखा ये गया 4 पे, आप पाई यूज़ ही ना करो इसमें, तो आपने देखा 115.5 जो है वो आपका आंसर, क्योंकि 60 जो है वो जाएगा आपका 15 पे 15.5 आ जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर यानी कि एरिया ऑफ द बेस की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास कितनी आ जाएगी, 115.5। अब कहीं जो है वो ज़्यादा ही पढ़ लिख जाते हैं स्टूडेंट, मेहनत करते हैं जो, ठीक है, उनको पता होता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, वो क्या होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस। मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला है वो बनता कैसे है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला है वो बनता कैसे है। कई लोगों को ये चीज़ पता होती है, कई तो याद कर लेते हैं जैसे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कईयों को पता होता है कि फॉर्मूला जो है वो बनता ऐसे है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ये असिमेट्रिकल फिगर होती है वॉल्यूम ऑफ कौन, मतलब कौन जो है असिमेट्रिकल फिगर होती है, तो इसका जो वॉल्यूम होता है, जो भी असिमेट्रिकल फिगर होती है उसका वॉल्यूम जो होता है वो 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। तो आपने देखा कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो कितना हो जाएगा 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ बेस यहाँ पे पाई आर स्क्वायर आया, तभी जाके आपका जो फॉर्मूला है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बनता है। तो इसमें भी अगर आप पुट करते हैं तो आपके पास एरिया ऑफ बेस यानी कि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती, हाइट आपने 12 पुट की, यहाँ पे 3 से कट गई तो 4 को डिवाइड किया 462 से, तो वैल्यू कितनी आ गई 115.5। अब पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, क्यू टी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, पी आर पे, ठीक है। तो क्यू टी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, पी आर पे। एस जो है वो पॉइंट है क्यू आर पे, और आपको बोला है कि एंगल पी एस क्यू जो है, एंगल पी एस क्यू जो है वो P डिग्री है, ठीक है ना। और एंगल टी क्यू आर आपको गिवन है कितना 44 डिग्री, और आपको एंगल एस पी आर मतलब ये वाला एंगल भी गिवन है आपको कितना 32 डिग्री। आपको बोला है क्या कि भाई P की वैल्यू बताओ। देखो आपने एक चीज़ देखी क्या कि अगर ये वाला 90 डिग्री एंगल है तो ये वाला 90, ये वाला भी 90 होगा, क्योंकि आपस में दोनों एक दूसरे के लीनियर पेयर एंगल है। लीनियर पेयर सम ऑफ ऑल लीनियर पेयर एंगल कितना होता है 180, तो एक एंगल 90 तो दूसरा भी 90, ठीक है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं, और अगर ये 90 होगा, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना 180 डिग्री, तो दूसरा भी 90 होता है। आपने देखा ये 90 ये 32, तो ये वाला एंगल कितना होगा, आपको पता है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180। एक एंगल 90 का हो गया, एक 32 का हो गया, तो तीसरा एंगल कौन सा हो जाएगा 58 का। अब ये 58 तो ये भी 58 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो P + 58 + 44 जो कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री के इक्वल। तो P की जो वैल्यू है 180 - 102 यानी कि 78 डिग्री जो है P की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है ना। अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। अभी आपको पता है a³ + b³ + c³ के फॉर्मूला में क्या होता है ab + bc + ca। चाहे आप कोई भी फॉर्मूला देख लो, दो फॉर्मूला इसके बनते हैं a³ + b³ + c³ - 3abc की वैल्यू क्या होती है a + b + c, a² + b² + c² - ab - bc - c है, उसमें भी ab + bc + ca चाहिए। और उसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है क्या कि a³ + b³ + c³ - 3abc की जो वैल्यू होती है वो a + b + c और a + b का होल स्क्वायर - 3ab + bc + c है, जो कि मैंने अभी बताया फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो दोनों में ab + bc + c ca चाहिए आपको, तो वो निकलेगा कैसे। आपने देखा a + b + c की वैल्यू गिवन है, a² + b² + c² की वैल्यू गिवन है, तो आप क्या करो पहले ये वाला फॉर्मूला लगाओ कि a + b + c का होल स्क्वायर क्या होगा a² + b² + c² और ट्वाइस ऑफ ab + bc + ca, ठीक है ना। तो आपने देखा a + b + c 5 का होल स्क्वायर कितना 25, a² + b² + c² की वैल्यू कितनी 27, तो 25 में से 27 गया बटे 2 किया, तो यहाँ पे ab + bc + ca की वैल्यू आ जाएगी, 2 जो है यहाँ से आया, ठीक है ना। तो ये -2 हो गया, -2/2 कितना आपका -1 हो गया। आपको बोला है ABC बटे 5, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a³ + b³ + c³
-3abc, इसकी वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, a + b + c, और a + a² + b² + c² -ab -bc -c। तो आपने देखा a + b + c की वैल्यू कितनी, 5, a² + 27, और माइनस कॉमन लेंगे तो ab + bc + c है, इसकी वैल्यू -1 आई हुई है। तो a³ + b³ + c³ कितना, 125, 3abc आ गया। तो आपने देखा कि 27 और 28, 28 × 5 कितना होता है, 140 होता है। तो 125 - 140 की जो वैल्यू है वो 3abc होगी, है ना। तो ये कितना हो गया, -15। तो abc की जो वैल्यू है वो -15/3 यानी कि -5 हो गई। तो आपको abc/5 भी बताना है, ठीक है। abc/5 आपको बताना है, तो -5/5 कितना होगा, -1 हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। अब ये वाला क्वेश्चन, ये जो 11 डिजिट का नंबर है ये डिविजिबल होना चाहिए कि इस पे 72 पे, ठीक है ना। तो बहुत कर लिया ये, देखो दोबारा करते हैं, चलो इसमें भी क्या पता आपको कोई ज्ञान प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो आपको पता है कि 480 जो है, आपको पता है 500 से नियरेस्ट जो है वो 480 है, 480 जो है वो 8 पे जाता है, ठीक है। तो आपको पता है कि मैं इसमें 16 ऐड करूँगा तो 496, ये भी 8 पे जाएगा, तो इसमें 40 ऐड कर दो, ठीक है। तो आपने देखा 536, मतलब 536 पहला ऐसा नंबर है जो 8 पे जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 क्या होता है, आपने क्या देखा, आपने देखा कि इस नंबर को डिवाइड करना है 72 पे, क्या ये डिविजिबल जो है कैसे करेंगे, मतलब x और y की क्या वैल्यू होगी जो ये बड़ा नंबर जो है वो डिविजिबल हो जाए 72 पे। तो आपने क्या किया, 72 को 2 को प्राइम फैक्टर में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 9 और 8। तो आपने पहले 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक किया, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, मैंने पहले भी बताया, लास्ट 3 नंबर ऑफ अ नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। तो आपने देखा 536 जो है 8 पे जाता है, फिर इसमें 40 आप ऐड करो तो 576 वो भी 8 पे जाएगा, ठीक है, क्योंकि 40 जो है वो 8 पे जाता है। तो आपने देखा 4, अब दोनों जगह से आप वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना, y की कैसे निकलेगी। अब आप 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करो इस पे, तो आपको पता है कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। तो आपने देखा कि 6 और 3 9 पे जाता है, काट दो। फिर आपने देखा कि 6 और 4 10 और 8, 6 और 4 10 और 8 18, ये भी जाएगा, और 5 और 4 9, तो आपके पास बचा कितना, 16। 16 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि वो 9 का डिविजिबल बन जाए। तो आप कहो कि 16 में आप 2 ऐड कर दो, मतलब y की वैल्यू आप 2 कर दो। अब 16 में 2 ऐड किया 18, 18 जो है वो किस पे जाता है, 9 पे जाता है, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू आपने 7 देखा तो आपने देखा कि 7 और 6 13 और 5 18, और 8 और 4 12 और 6 18, और 8 और 4 12, 12 और 8 20। 20 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि नंबर जो है वो 72 यानी कि 9 पे, सॉरी 9 पे चेक कर रहे हैं, तो 20 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि 9 पे चला जाए। तो आप बोलोगे कि सर 20 में आप 7 ऐड कर दो, 27 बन जाएगा, यानी कि y की वैल्यू 7, 27 जो है वो 9 पे चला जाएगा, तो y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 7 होने पे y की वैल्यू 7 आ रही है। और आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि x नॉट इक्वल टू y, x जो है y के इक्वल नहीं हो सकता, मतलब ये दोनों वैल्यू गलत हो गई। वैल्यू जो है ये दोनों सही है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, 3 × 2 करके आपसे अंडर रूट पूछा है, बता देंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके, एक तरीका आप वैल्यू पुट कर दो, 30 60 कुछ भी आप वैल्यू पुट कर दो, आपका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आप 30 डिग्री पुट करो, आप 60 डिग्री पुट करो, ऑप्शन से भी अलग अलग ही आंसर आना, ठीक है। एक मिनट, 30 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है ना। तो 30 पुट करोगे, 60 पुट करोगे, ऑप्शन से भी अलग अलग आंसर आना है, आप कुछ भी पुट कर सकते हो इसमें, है ना। तो 45 भी पुट हो सकता है इसमें, 1/√2 ना, 45 नहीं होगा इसमें पुट,
30 और 60 आप पुट कर सकते हो, ठीक है। और सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर लो। देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा है, ये क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो आपने देखा ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। और आपने देखा कि ये जो है इसको बोल सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, मतलब ये जो है 1 बाई कॉट स्क्वायर जो है ये क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा आपके पास क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है ये क्या होता है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपने देखा कि डिनोमिनेटर में इन दोनों का एलसीएम आ गया, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपने देखा कि ये जो है ये लिखा है कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू जो है वो के इक्वल है, ठीक है। आपको अंडर रूट के की वैल्यू बतानी है, तो कितना आ जाएगा कोसेक थीटा सेक थीटा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, और वैल्यू पुट करके करना चाहो तब भी कर सकते हो। अब आपने देखा कि x माइनस 1.5 को अगर आप a मानो, x माइनस 4 को आप b मानो, x माइनस 3.5 को अगर आप c मानो, तो ये क्या लिखा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल लिखे 3abc के। ऐसा तभी होता है जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc तभी हो सकता है जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है ना। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा कि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 होगा तो ये सब कुछ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में सारी चीज़ जो है वो 0 हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है 3abc वो राइट हैंड साइड में आ जाएगी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc हो जाएगा। कब? जब a प्लस बी प्लस सी को हमने 0 किया। तो a की वैल्यू कितनी, ये, b की वैल्यू कितनी, ये, c की वैल्यू कितनी, ये, इसकी वैल्यू जो है 0 के इक्वल है। तो आपने देखा 3x और 5 और 4 9, तो x की वैल्यू जो है 3 आ जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला 80 स्टूडेंट है एक क्लास में, इन अ क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स है, 60% जो है वो गर्ल्स हैं। तो आपने देखा गर्ल्स अगर 60% है तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ जो हैं वो कितने हो जाएंगे 40% हो जाएंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 100% है। 100% में से 60% अगर गर्ल्स हो गई तो बचा कितना 40%। तो बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो कितना आ गया 2:3। आपको बोला एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ जो है वो 58 kg, एवरेज एज ऑफ गर्ल्स जो है वो 52 kg हो गया। अब आपको पता है आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एलिगेशन लगा सकते हैं, क्योंकि आपके पास रेशियो है बॉयज़ और गर्ल्स का। आपको अगर ये 80 स्टूडेंट्स यहाँ पे ना भी देता तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, ठीक है ना। आपको पता है क्या कि बॉयज़ और गर्ल्स का एवरेज वेट आपको गिवन है, आपको एवरेज वेट ऑफ होल क्लास पूछा है, और आपको एक जो और चीज़ पता है क्या कि आपको बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो भी पता है, ठीक है ना। तो आपने बॉयज़ यहाँ पे लिखा, गर्ल्स यहाँ पे लिखा, एवरेज वेट अलग अलग लिख लिया, और बॉयज़ और गर्ल्स को मिला के जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात हो रही है उनका जो एवरेज वेट है वो बीच में आ जाएगा। और बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना 2:3, ठीक है। तो आपने देखा 58 और 52 का डिफरेंस कितना 6 को आप 2:3 में डिवाइड कर दो, तो 2 और 3 कितना 5 की वैल्यू कितनी आ गई 6, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/5, यानी कि 1.2 हो जाएगी। तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई 2.4, यानी फिर ऐसा बोल सकते हैं कि 3 की वैल्यू कितनी हो गई 3.6। अब 58 से वैल्यू छोटी होगी, 52 से वैल्यू बड़ी होगी, तो 52 में 2.4 ऐड करोगे तब भी 54.4 आएगा आपके पास, ठीक है। और 58 में से अगर आप 3.6 माइनस करोगे तब भी आपका 54.4 ही आएगा, ठीक है। तो 54.4 जो है वो एवरेज वेट आपके पास आ गया पूरी क्लास का, है ना। अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू जो है 0 से 90 डिग्री के बीच में है, पर 0 और 90 नहीं है। तो थीटा की वैल्यू आप 3 पुट कर सकते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। तो आपने देखा 30 पे यहाँ पे बन जाएगा √3/4, √3/2 बन जाएगा, और यहाँ पे 1/2 √3 को कैंसिल करना मुश्किल, 30 डिग्री वैल्यू खत्म। और 45 अगर आप रखोगे 1/√2 हो जाएगा, √2 फिर ख़त्म करना मुश्किल, तो 60 रखो। 60 रखा तो cos 60 कितना होता है 1/2, और 2 इंटू
साइन 60 कितना होता है √3/2, √3/2 का अगर आप स्क्वायर करो तो 3/4। तो आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड में भी 3/2 लिखा, राइट हैंड साइड में ही, मतलब थीटा की जो है वैल्यू 60 डिग्री थी। अब पुट कर दो, tan 60 कितना √3 का स्क्वायर कितना 3 हो जाएगा, ठीक है। और sec 60 है ना, तो sec 60 कितना हो जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर कितना 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 4/3, ठीक है ना। तो आपने देखा कि सही भी है कि नहीं, 3 + 4 - 4/3 बिल्कुल सही। तो आपने देखा ये कितना हो गया 7 - 4/3, और 3 × 7 = 21 - 4/3, तो ये 17/3 इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो आपने देखा कि cot थीटा जो होता है वो tan 90 - थीटा होता है, तो tan 90 - 46 कितना हो गया tan² 44। अब ये जो है वो क्या लिखा है tan² थीटा - x² थीटा। आपको पता है tan² थीटा - x² थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। क्यों होती है? क्योंकि sec² थीटा - tan² थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो tan² थीटा - x² थीटा की -1 हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद आपने देखा कि sin² 1, sin² 3, sin² 5। तो आपने देखा कि sin² 89 जो है, आपको पता है साइन थीटा जो होता है वो cos 90 - थीटा यानी 90 - 89 यानी कि cos² 1 डिग्री होगा। तो फिर sin² थीटा प्लस cos² थीटा जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फिर sin 3 जो है sin 81 के साथ मिलके 1 हो जाएगा, sin 87 के साथ, सॉरी sin 3 जो है वो sin 87 के साथ मिलके जो है 1 हो जाएगा। अब आपने देखा कि sin 43 जो है लास्ट में जो है sin 43 जो है, तो ये जो है बीच में कहीं जाके ऐसा होगा कि sin 43 डिग्री प्लस sin² 45 डिग्री प्लस sin² 47 डिग्री होगा, ठीक है। तो आपने देखा 43 और 47 मिलके 1 हो जाएंगे। ऐसा कितनी बार होगा? और sin 45 जो है उसकी वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर कितना 1/2, ठीक है ना। तो ये कितनी बार होगा? देखो आपने देखा कि 89 जो है, ठीक है, 1 से लेके 89 तक है ना। तो वैल्यूज़ कितनी हो गई आपके पास? अगर 1 से लेके 89 की मैं बात करूं, वैल्यूज़ कितनी हो गई आपके पास? आपने देखा 1 से लेके 89 तक वैल्यू 89 हो गई, जिसमें से 45 वैल्यू आपने काट दी, sin 45 की वैल्यू काट दी आपने, तो वैल्यू कितनी रह गई 88। अब 88 में क्या हो रहा है? 88 में ऑड की बात हो रही है, ठीक है। 88 में जो है ऑड की बात हो रही है, मतलब नंबर आधे रह गए, कितने रह गए 44। अब 44 में भी ऐसा हो रहा है कि दो की पेयरिंग करके 1 आ रहा है, मतलब sin² 1 और sin² 89 जो है 1 आ रहा है, मतलब 2 की पेयरिंग करके 1 आ रहा है। तो मतलब कितने पेयर बन रहे हैं ऐसे 22 पेयर की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 22 हो जाएगी। तो ये जो है ये 22 है, ठीक है ना। तो -1 + 22 + 1/2, तो 21 + 1/2 यानी कि 21.5 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो आप लोग बहुत सारे तरीकों से क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे बाय सेलिंग अ कार फॉर इतना, तो सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट आप कॉस्ट प्राइस निकाल लोगे, और नेक्स्ट आपको सेलिंग प्राइस आपको गिवन है तो आप प्रॉफिट परसेंटेज में निकाल लोगे, क्योंकि आपके पास कॉस्ट प्राइस आ चुका है, ठीक है। आपका करने का ये तरीका होगा। देखो मैं एक तरीके से करता हूँ, मैं अब की बार ना उल्टा चलता हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको क्या कराता था, कॉस्ट प्राइस जो है 100% लेट कर लो, तो आपने देखा प्रॉफिट जो है 15%, तो सेलिंग प्राइस आपके पास कितना आ गया? सेलिंग प्राइस जो है वो कितना हो गया आपके पास 100% + 15% यानी कि कितना हो गया 115%, ठीक है। 115% की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 632500, ठीक है। तो अब की बार आप क्या करो, ये जो एरो आप इधर लगाते थे ना, ये वाला एरो आप उल्टा लगा दो, ठीक है। 1 की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी 115% / 632500। और अब जो है वैल्यू आप कौन से सेलिंग प्राइस की निकालो, ये जो सेलिंग प्राइस है ये रुपीज़ में है, ये परसेंटेज में है। तो आपने जो है देखा बाद में जो सेलिंग प्राइस है रुपीज़ में कितना दिया आपको 8,10,000। तो 1 की वैल्यू आपके पास इतनी आ गई, 8,10,000 की कितनी आ जाएगी इतनी। तो आपने देखा 2 0 से 2 0 काट दिया आपने। फिर आपने देखा कि 115 जो है इसको कितने पे काटेगा, आपने देखा 115 जो है इसको 55 पे काट देगा, फिर 55 और यहाँ पे 100 है, तो आपने देखा ये 11 पे जाएगा और ये 25 पे जाएगा, ठीक है। 5 पे काटा ना तो 20 पे जाएगा, 4 पे जाता है 25 पे, तो 20 पे जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ से जो वैल्यू आ गई वो आपकी कितनी आ गई 1620 / 11%, ठीक है। तो 5, 11 और 20 आ जाएगा।
ठीक है, तो 1620/11%। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे, आपके लिए कोई बड़ा काम नहीं रह गया है। 14 और 44, 8, 80, 7, तो 147.27% जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। किसका? 8,10,000 का। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो आप 147.8%, 0.3%, सॉरी। अब कोई बोलेगा सर आंसर तो आया नहीं, बहुत सारे होंगे बोलेंगे सर आंसर तो आया नहीं। आपने बोला 147.3 आ गया, पर ऑप्शन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ये जो है ये सेलिंग प्राइस का परसेंटेज है। आपसे पूछा है क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, तो सेलिंग प्राइस का परसेंटेज जो होता है वो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट का परसेंटेज होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो आपके पास कितना आ गया? 47.3%। तो ऐसे भी आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, बजाय कि आप इसका कॉस्ट प्राइस निकालने बैठे हैं, आपको समझाने में इतना टाइम लग गया, वरना ये क्वेश्चन 2 स्टेप का था सिर्फ, वरना आपको कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मीन प्रोपोर्शनल। आपको पता है मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है? अगर 3 नंबर है ए, एक्स और बी, ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शनल कौन सा होता है? बीच वाला नंबर। बीच वाला नंबर क्या होता है? पहले और लास्ट नंबर का मल्टीप्लिकेशन, उसका अंडर रूट। और थर्ड प्रोपोर्शनल कौन सा होता है? आपको पता है 3 नंबर, तो सी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? b²/a। ठीक है ना, दूसरे नंबर का स्क्वायर बाय पहला नंबर, है ना। और ये जो है प्रोपोर्शन में इस हिसाब से है कि a/b प्रोपोर्शन b/c, और ये जो है a/x प्रोपोर्शन x/b, तो ये है a/x, x/। ठीक है ना, तो आपने देखा मीन प्रोपोर्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.2 इंटू 10.8 का अंडर रूट, और इसका जो है वो थर्ड प्रोपोर्शन आपको निकालना है, तो b का स्क्वायर, ये जो है a हो जाएगा आपके पास, ये b हो जाएगा, और सिमिलरली ये हो जाएगा, ये b हो जाएगा, तो b का स्क्वायर 0.2, तो ये तो देखा आपने 6 पे गया। ठीक है ना, और फिर आप देखते हो कि इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, कि इसको मैं लिख सकता हूँ 36 दूनी 72, तो ये जो है ये कुछ 36 इंटू 0.3 लिखा है ना, और इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 0.36, जिसका अंडर रूट कितना होगा? 0.6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो हो गया आपका 3.6। तो 1.2 इंटू 0.3 कितना होगा? 0.36 का अंडर रूट 0.6, और 36 का तो 6, तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और 6 इंटू 1.2, 6 से 6 गया, और ये जो है 2 पे काट देगा, 1/2 जो है करेक्ट आंसर। आप कभी भी ना मल्टीप्लिकेशन ना करें, मतलब मल्टीप्लाई करके अंडर रूट निकालें, वैसा ना करें। आप फैक्टर बनाने शुरू करें छोटे छोटे, और उनकी पेयरिंग करके आप इसको सॉल्व कर दें। आपको बोला एक ट्रेपीजियम है ABCD, जिसमें AB की लेंथ बड़ी है, CD की छोटी है, और AB जो है पैरेलल टू DC है, तो ये हो जाएगा ट्रेपीजियम ABCD। आपको बोला है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल। मतलब ये डायगोनल का मान लो यहाँ पे मिड पॉइंट है AC का, BD का यहाँ पे है, तो ये लेंथ बतानी है आपको। ये लेंथ अगर PQ है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो ध्यान रखना हमेशा PQ जो होगा वो हाफ होगा। बड़ी साइड कौन सी है? AB, छोटी साइड कौन सी है? DC। और अगर आपको बोल देता कि AD, मतलब जो 2 अनपैरेलल साइड है उनके मिड पॉइंट का डिस्टेंस अगर आपसे पूछ लेता कि ये लेंथ बताओ इस लाइन सेगमेंट की जो अनपैरेलल साइड है उनके मिड पॉइंट को जोड़ के बनी है, अगर इसकी आपसे लेंथ पूछता तो इसकी लेंथ जो है वो हो जाती है कि AB और CD को जोड़ के आधा कर दो। ठीक है ना, तो आपने देखा हाफ, और ये LM की लेंथ है, और ये PQ की, AB कितना? 16, CD कितना? इतना। ठीक है, तो ध्यान रखना बड़े में से ही छोटे को घटाना, क्योंकि स्पीड जो है नेगेटिव, वो स्पीड नहीं सॉरी साइड जो है कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये 4.8 आ जाएगा ना आपका, तो 4.8 को आप डिवाइड करोगे 2 से, तो आपके पास 2.4, मतलब C जो है करेक्ट ऑप्शन। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है मैन कवर्स 5/12 ऑफ अ टोटल जर्नी बाय ट्रेन
7/18 जो है बस से ट्रैवल करता है, तो रिमेनिंग जो है 7 किलोमीटर फुट पे। तो आपने देखा कि अगर आप फ्रैक्शन की बात करो तो टोटल वैल्यू जो होती है 1 होती है। तो आपने देखा 1 में से 5/12 गए और 7/18 गए, तो वैल्यू कितनी आ गई? आपने देखा 12 और 18 का एलसीएम कितना? 36। यहाँ पे 36 आ जाएगा, यहाँ पे 15 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 14। तो 36 में से 29 गए तो 7/36। तो ये जो है रिमेनिंग डिस्टेंस हो गया फ्रैक्शन के हिसाब से, और आपको रिमेनिंग दिया कितना है? 7 किलोमीटर। तो आपने देखा कि एक की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी? 36। मतलब टोटल डिस्टेंस यानी कि एक की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी आ गई? 36 किलोमीटर। करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है क्या कि ए बी बी सी और ए सी जो है 3 साइड है ट्रायंगल ए बी सी की, ठीक है। तो ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी बी सी और ए सी की आपको साइड गिवन है। ए बी की लेंथ कितनी? 12 सेंटीमीटर। बी सी की लेंथ कितनी? 8 सेंटीमीटर। ए सी की लेंथ कितनी? 10 सेंटीमीटर। आपको बोला एक सर्कल है जो इंस्क्राइब है ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। और ए बी को सर्कल जो है टच कर रहा है डी पे, ठीक है। बी सी को टच कर रहा है ई पे, और ए सी को जो है टच कर रहा है एफ पे, ठीक है ना। तो आपने देखा यहाँ पे कि एडी की जो लेंथ है वो ए एफ के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि आपने देखा एक सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट ए है, तो सर्कल के 2 पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो दोनों टेंजेंट की लेंथ जो है वो इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो आपने देखा एक एक्सटर्नल पॉइंट जो सर्कल का है वो ए है, 2 पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है डी और एफ, तो ए डी की जो लेंथ है वो डी एफ के इक्वल हो जाएगी। बी डी की लेंथ जो है बी ई के इक्वल हो जाएगी सिमिलरली, और सी ई की जो लेंथ है वो सी एफ के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो आपको दिया है क्या कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अगर आप देखो तो आपकी लेंथ कितनी आ जाएगी? 12, 8 और 10 यानी कि 30 आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो आपने यहाँ से देखा कि ए बी जो है वो ए डी प्लस डी बी हो जाएगा, बी सी जो है वो कितना हो जाएगा? बी ई प्लस ई सी, और ए सी जो है वो आपके पास कितना हो जाएगा? ए एफ प्लस एफ सी हो जाएगा। इसकी लेंथ आपको 30 की बने, ठीक है। तो आपने देखा कि ए डी जो है वो ए एफ के इक्वल हो जाएगा, और डी बी जो है वो बी ई के इक्वल हो जाएगा, और ई सी जो है वो एफ सी के इक्वल, तो आप इसको ई सी, तो आपने देखा ट्वाइस ऑफ ए डी प्लस बी डी प्लस ई सी की जो लेंथ है वो आपके पास कितनी आ गई? 30। तो आपने देखा ए डी बी डी और ई सी की जो लेंथ है वो आपके पास 30/2 कितना? 15 हो जाएगा। अब आप किसी की भी वैल्यू निकाल लो, बी ई की निकाल लो, डी ई की निकाल लो, किसी भी चीज़ की आप वैल्यू निकाल सकते हो। देखो जैसे हमने देखा कि यहाँ पे जो है आपका ई सी है, हम बी ई किसके इक्वल होता है? बी डी के। तो हमने क्या किया यहाँ पे बी ई और ई सी जो है जोड़ के कितना हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। तो ए डी प्लस बी सी की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? 15। बी सी जो है वो आपके पास कितना है? 8। तो ए डी की जो लेंथ है वो 15 - 8 यानी कि 7 हो जाएगी। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रह गया, ठीक है। ए डी की लेंथ 7, तो ए एफ की भी 7 हो जाएगी। टोटल ए बी जो है वो 12 है, ए डी अगर 7 है तो बी डी कितना हो जाएगा? हो गया 12 में से 7 गया 5, तो ये भी 5, और 10 जो है वो ए सी है जिसमें से ए एफ अगर 7 हो गया तो एफ सी 3 हो जाएगा, तो ये भी 3 हो जाएगा। 5 और 3 8 हो गया। मतलब आपको एक वैल्यू निकालनी है, कोई भी आप एक वैल्यू निकाल सकते हो। ए डी निकाल लो, ए एफ निकाल लो, सी एफ निकाल लो, सी ई निकाल लो, बी ई निकाल लो, बी डी निकाल लो, कुछ भी आपको एक वैल्यू निकालनी है सिर्फ, ठीक है ना। बाकी सारी वैल्यू आपके ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, ठीक है। तो वैल्यू आएगी कैसे? आपको क्या करना है? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यानी कि पैरामीटर देखना है आपको ट्रायंगल का कितना है, तीनों साइड का जोड़ कितना? 30 आ गया। फिर आप बी डी ले लो, मतलब इन दोनों में से कोई एक इक्वल साइड ले लो, फिर एक इसमें से ले लो ए डी और ए एफ में से, और एक सी ई और सी एफ में से ले लो, एक बी डी और बी ई में से ले लो। मतलब तीनों में से 6 पेयर में से 3 ले लो, और तीनों जो है अलग अलग साइड होनी चाहिए। तो आपने देखा ए डी और बी डी और ई सी का जोड़ कितना हो जाएगा? पैरामीटर के आधा हो जाएगा। फिर एक साइड बना लो पूरी किसी 2 को सॉल्व करके, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा? तीसरी जो है वैल्यू आ जाएगी। एक वैल्यू आने के दे रहा, सारा क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व होगा। आपको बोला है ए डी बाई सी ई का रेशो बताना है, तो ए डी बाई सी ई का रेशो कितना हो जाएगा? 7:3। अब ये वाला क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ना मैं बहुत बार आपको करा चुका हूँ, ठीक है, बहुत बार, हद से ज़्यादा बार कर चुके हैं हम ये क्वेश्चन, ठीक है ना। पर देखो आपने देखा कि 25% ऑफ गुड्स हैं, 60% ऑफ गुड्स हैं और रिमेनिंग गुड्स हैं, ठीक है। तो आपने मान लिया क्या? आपने क्या किया? आपने मान लिया कि लेट टोटल गुड्स जो है वो आपने क्या मान लिए? 100 मान लिए,
ठीक है। तो लेट टोटल गुड्स जो है वो आपने क्या माने, वो आपने ना 100 मान लिए, ठीक है। तो एक गुड का आप कॉस्ट प्राइस 100 मान लो, मतलब एक गुड का कॉस्ट प्राइस आप 100 मान लो, ये भी आप लेट कर लो, ठीक है ना। तो आपने देखा कि टोटल कॉस्ट प्राइस आपके पास कितना आ जाएगा, 100 × 100, ठीक है ना। टोटल मार्क प्राइस आपके पास कितना आ जाएगा, आपको पता है 25% ज़्यादा रखी है आपने वैल्यू, ठीक है ना। मतलब जितना कॉस्ट प्राइस है उससे 25% जो ज़्यादा वैल्यू है वो किसकी है, मार्क प्राइस की। मतलब मार्क जो किया हुआ है वो 25% ज़्यादा किया हुआ है किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो मार्क प्राइस की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, टोटल मार्क प्राइस जो है वो कितना आ गया आपके पास, 100 गुड्स है और 125 एक का मार्क प्राइस, तो 100 का कितना हो जाएगा, 12,500, ठीक है। ठीक है, तो आपने देखा लेट टोटल गुड कितने, 100 का जो 25% गुड है, यानी कि जो 25 गुड्स है वो जो है कितने मार्क प्राइस पे बेचे, वो मार्क प्राइस पे बेचे हुए हैं। तो मार्क प्राइस कितना है, 125, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 25 गुड, 100 का 25% कितना हो जाएगा, 25, और 25 गुड जो है वो मार्क प्राइस पे बेचा, मतलब एक की कीमत 125, तो 25 की कितनी हो जाएगी, 25 × 125। अब 60% गुड, तो 100 का 60% कितना हो जाएगा, 60। अब ये जो है डिस्काउंट में बेचा है 25%। तो आपने देखा मार्क प्राइस अगर 125 है, 25% का डिस्काउंट होगा तो मार्क प्राइस अपने आप में 100%, 25% का डिस्काउंट होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, मार्क प्राइस का 75%। तो 125 का जो है 75% आपके पास कितना आ जाएगा, 93.75, ठीक है जी। और उसके बाद क्या हुआ, आपने देखा कि 100 में से 25 और 60, 85 की बात हो चुकी है, तो रह कितना गया, 15% रह गया। तो 100 का 15% गुड कितना, 15, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि 100 में से 25 चला गया तो कितना रहेगा, 75 में से 60 गया, कितना, 15 गुड्स आपके पास बचे। अब 15 गुड्स जो है वो मार्क प्राइस के 10% डिस्काउंट पे देने हैं। तो आपने देखा मार्क प्राइस कितना, 125 माना है, 10% डिस्काउंट, तो आपने देखा 90/100 हो जाएगा, ये कितना हो गया, 112.5 आ जाएगा आपके पास। तो आपने देखा कि जो बचे हुए हैं वो 112.5 के हिसाब से जाएंगे 15 गुड्स, ठीक है। तो आपने बताना ओवरऑल गेन या लॉस परसेंटेज, ठीक है। तो आपने देखा टोटल कॉस्ट प्राइस आपके पास कितना आ गया, 10,000। टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ गया, आपने देखा 125 को अगर मैं 25 से करूँगा तो कितना आ जाएगा, 3125, 3125 आ जाएगा आपके पास। और 60 को अगर मैं 93.75 से करूँगा तो ये आ जाएगा आपके पास 5625, और 15 को अगर मैं इससे करूँ तो 1687.5 आ जाएगा। तो जो टोटल सेलिंग प्राइस आपके पास आ चुका है वो कितना आ चुका है, 10,437.5। तो आपने देखा कि खरीदा 10,000 में, बेचा कितने में, 10,437.5 में, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 437.5 का। प्रॉफिट निकालते हैं किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा, 10,000। तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 जो हो जाएगा वो आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना, ये आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो ये हमने गुड्स और सीपी जो है वो इसलिए माना था ताकि जो है फ्रैक्शन में हमें सॉल्व ना करनी पड़े कोई चीज़। तो अब कैलकुलेशन बेटर रहती है, मतलब फ्रैक्शन को सॉल्व करने से बेटर आप कैलकुलेशन कर लो। थोड़ा क्वेश्चन आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करने वाला कैलकुलेटिव बना लो, क्योंकि कैलकुलेशन में एरर होने का चांस ज़्यादा है, ठीक है ना। आपको बोला व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम वाज रिड्यूस्ड बाय इतना, सेल जो है इंक्रीज हो गया इतना। इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 25% इन द रिसिप्ट ऑफ रेवेन्यू, तो आपको पता है रेवेन्यू होता क्या, आपको पता है रेवेन्यू होता क्या, रेवेन्यू होता है प्राइस इनटू सेल, ठीक है। रेवेन्यू होता है प्राइस इनटू सेल, ठीक है। मतलब बात सिर्फ इतनी सी है कि सेल जो हुई वो 10 आर्टिकल सेल हुए, एक आर्टिकल की कॉस्ट जो थी वो 10, तो 10 × 10, मतलब एक आर्टिकल की कॉस्ट जो है, एक आर्टिकल का प्राइस जो है आपने 10 मान लिया, सेल जो हो गए 10 आर्टिकल हो गए। तो आपने देखा कि 10 आर्टिकल जो है वो कितने पैसे दे गए दुकानदार को, 100 रुपये दे गए, क्योंकि एक आर्टिकल का प्राइस 10 आर्टिकल का कितना हो जाएगा, 100। तो 100 जो हो गया वो रेवेन्यू हो गया। तो फॉर्मूला बन गया क्या कि रेवेन्यू जो होगा वो प्राइस इंटू सेल का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा रेवेन्यू जो है वो 25% इंक्रीज हुआ तो आपने प्लस में लिख लिया।
अब प्राइस इंटू सेल मल्टीप्लिकेशन में है, जो प्राइस जो है वो 20% इंक्रीज हुआ है, मतलब रेवेन्यू जो है वो कितना होता है प्राइस इंटू सेल। तो रेवेन्यू की वैल्यू में जो है एक बार इंक्रीमेंट हुआ कितने का, सॉरी डिक्रीमेंट हुआ कितने का 20% का, और x% यानी कि सेल का इंक्रीमेंट हुआ। तो आपने देखा कि 20% डिक्रीज हो गया प्राइस, सेल जो x% इंक्रीज हो गई। और मतलब मैंने आपको बताया था ना, किसी वैल्यू में अगर एक बार डिक्रीमेंट करो एक बार इंक्रीमेंट करो तो नेट इफेक्ट क्या पड़ता है, ठीक है। तो वैसे ही ये बात हो रही है कि रेवेन्यू जो है वो प्राइस इंटू सेल हो रहा है। और प्राइस में जो है रिडक्शन आ गया 20% का, सेल में इंक्रीमेंट आ गया x% का, तो रेवेन्यू में जो है चेंज हुआ वो क्या हुआ, नेट चेंज -20 + x, 20 x/100। तो आपने देखा ये 5 आ गया, और यहाँ पे 25 + 20 ये जो है राइट हैंड साइड में चला जाएगा, कितना हो जाएगा 45, और यहाँ पे कितना होगा 4x/5 हो जाएगा, क्योंकि x - x/5 कितना 5x - x/5 हो जाएगा, तो 4x/5 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि 225/4x आ गया, तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 56.25% इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन सबसे आसान तरीके से इसी से होता है। बाकी आप परसेंटेज चेक करना, मैंने परसेंटेज में बहुत अच्छे से कराया आपको, मैंने इसके 3 मेथड भी आपको बताया कि 3 मेथड से कैसे सॉल्व होगा ये, ठीक है। अब आपको बोला है कि सम लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट जो है 1 साल में इतनी हो गई, 4 साल में इतनी हो गई, आपका सम और रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, ये क्वेश्चन आपसे पहले 4 बार हो चुका है और 3 बार तो मैं ही करा चुका हूँ उसको, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन देखो, नया क्वेश्चन है। आपको बोला है 2 सर्कल है, 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर उनकी रेडियस है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ईच अदर। कॉमन कॉर्ड जो होगा वो कौन सा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ होगी, कॉमन कॉर्ड जो है यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी लेंथ आपको 16 गिवन है। आपने क्या किया, आपने देखा यहाँ पे भी सेंटर होगा, मतलब यहाँ पे सेंटर होगा बिगर सर्कल का, यहाँ स्मॉलर सर्कल का, तो आपने सेंटर को ज्वाइन कर दिया। अब जब आप दोनों के सेंटर को ज्वाइन करोगे तो ध्यान रखना 90 डिग्री पे ज्वाइन होगा। पहली बात तो 90 डिग्री, मतलब जब नो सेंटर को आप ज्वाइन करोगे तो कॉर्ड के साथ जो है 90 डिग्री एंगल बनाएगा। दूसरी बात, कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, मतलब ऊपर वाली भी 8 हो गई, नीचे वाली भी 8 हो गई। तो आपने देखा कि ये जो है बिगर सर्कल की रेडियस हो गई, ये जो है स्मॉलर सर्कल की रेडियस हो जाएगी। आपको बताना है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, तो आपको ये वाली चीज़ बतानी है। देखो, आपने देखा पहले इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। आपने देखा ये 90 राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो बेस की वैल्यू आ जाएगी। अब ऐसा ना करेंगे आप 18 का स्क्वायर देखें, 324 में से 64 घटाएं तो आपका 260 आए, ठीक है। चलो आप ऐसे ही कर लो कि छोटी वैल्यू है ना, छोटी वैल्यू पे करना आसान है, ठीक है। तो आपने देखा 260 जो है वो क्या हो जाएगा 130, और 65 इंटू 4 तो 2√65 हो जाएगा ये आपके पास, ठीक है। तो ये वैल्यू तो आपकी किसकी आ गई, ये वैल्यू आप x मान लो, इसको y मान लो, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास। y की वैल्यू निकाल लो, तो 12 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर। अब मैं आपको बता रहा था कि आप इसको ना a² - b² देख के सॉल्व करो, a + b a - b। तो आपने देखा 4 × 20, 4 × 20 कितना 80, और 16 पंजे होता है 80, तो अंडर रह जाएगा √5 और बाहर आ जाएगा 16 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 4। तो y की वैल्यू जो है 4√5 आ गई। आपको बोला है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स बताओ, मतलब x + y की आपसे वैल्यू पूछी है। x जो है आपने निकाला 2√65, y जो है वो आपने कितना निकाला 5 √5 × 4। तो आपने देखा पहले तो माइनस साइन वाले काट दो, प्लस साइन वाले बचने चाहिए। उसके बाद आप 2√5 कॉमन ले सकते हो, तो अंदर क्या बचेगा √13 + 2, तो 2√5 जो है √13 + 2 आ जाएगा। ये 4 वाला ऑप्शन गलत, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपने देखा कि अगर ए को मैं 775 मान लूँ, बी को मैं 225 मान लूँ, तो न्यूमरेटर में क्या लिखा है a³ + b³, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा है a² + b² - ab। और अगर मुझे ये हटाना है, मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने पॉइंट भी हटा दिया, तो पॉइंट जो हटेगा वो कितना 1 पॉइंट 2 पॉइंट, 2 पॉइंट आपस में मल्टीप्लाई में, तो कितने से 100 से हटेगा, ठीक है। अगर मैंने पॉइंट हटाया है, मतलब मैंने नीचे क्या बनाया 775 और 225 आपका बनाया अगर, तो अगर डेसिमल हटाओगे तो आपको न्यूमरेटर में 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने देखा इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है a + b, a² + b² + a - ab, सॉरी,
ठीक है। तो आपने देखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी गया, ए प्लस बी बचा ऊपर, और इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 100 से, तो ये आ गया 1000। 1000 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 लाख आएगा। ठीक है जी, तो 1 लाख देख लो, मतलब 5 जीरो इसी में ही है। आपको बोला व्हाट इज द परसेंटेज, परसेंटेज बताना है। देखो डिग्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको परसेंटेज पूछा है। ठीक है, तो आपने देखा सीमेंट, सीमेंट जो है वो कितना है 72 डिग्री, टोटल कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, आपको पता है कंप्लीट एंगल कितना होता है 360, तो आपको 72 डिग्री का परसेंटेज बताना था। बताओ क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, 20%। अभी वाला क्वेश्चन है, आपको बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पर्सन ऑफ एज लेस देन 15 ईयर। तो 15 ईयर से कम कितनों का एज है, 7 और 6 13 और 2 15, और टू दैट ऑफ पर्सन ऑफ एज लेस देन, देखो अब की बार 30 ईयर्स, कई बार ऐसा होता है ना, मतलब हर बार लगभग ऐसा ही पूछा गया आज तक कि 15 से कम का पूछ लेगा, 30 से ज़्यादा का पूछ लेगा एवरेज, पर अब की बार 30 से भी कम का ही पूछा है, मतलब 30 ईयर से जो कम है उनका एवरेज आपसे उनका रेशियो आपसे पूछा है। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़ेंगे इक्वेशन को। कई बार जल्दबाजी में हम लोग सोच लेते हैं कि 30 से ज़्यादा का ही पूछा होगा, तो 30 से ज़्यादा का सॉल्व करने लगता है, यहाँ पे लेस देन भी पूछा है। ठीक है ना, तो आपने देखा कि 30 से कम, 30 जो है वो ये हो जाएगा, इससे कम, तो 4 और 7 11 और 9 20, 20 और 15 तो पहले ही थे, 20 और 15 कितना 35 हो गया, तो ये जो है 5 पे जाएगा, 3:7 हो जाएगा। आपको बोला फॉर हाउ मेनी ईयर वर द इम्पोर्ट लेस देन 80% ऑफ द एवरेज एक्सपोर्ट पर ईयर ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द 5 ईयर्स। तो आपने देखा 5 साल में जो एक्सपोर्ट है वो कितना है, एक्सपोर्ट जो है वो ये है 400 600 1000 और 450 और 650 1100, 1100 और 1000 कितना हो जाएगा आपके पास 2100, 2100 में 440 आप ऐड करोगे तो 2540 हो जाएगा। और एवरेज अगर आपको निकालना है तो आप डिवाइड करो 5 से, क्योंकि 5 साल है टोटल, तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 508 आ गया। अब एवरेज एक्सपोर्ट जो है कंट्री का 5 साल का वो कितना है 508 है। आपको बताना है कि 80% से कम जो है इम्पोर्ट कितने साल के लिए, तो आपने देखा इसका 80% कितना हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा 6 4 8 5 या 40, मतलब 406.4 जो है वो 80% वैल्यू है एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द 5 ईयर। इससे कम वैल्यू होनी चाहिए। तो आपने देखा कितने साल के लिए 406.4 से कम वैल्यू है इम्पोर्ट की, 1 और 2, ये 450 500 550 ये तीनों बड़े हैं, तो आपने देखा 2 साल के लिए। लास्ट क्वेश्चन इस शिफ्ट का, आपको बोला टोटल टारगेट प्रोडक्शन ऑफ एसीज इन फरवरी मार्च अप्रैल मई। तो आपने देखा फरवरी में कितना 50, मार्च में कितना 100, 100 और 50 150, और ये कितना हो गया 200, 200 और 150 कितना हो गया 350 हो जाएगा आपके पास। ठीक है जी, और फिर इज लेस देन, इज व्हाट परसेंट लेस देन द एक्चुअल प्रोडक्शन। अच्छा, टारगेट प्रोडक्शन का पूछा था, उल्टा हो गया, सॉरी। ठीक है, आपसे पूछा है कि टारगेट प्रोडक्शन आपको टोटल बतानी है, तो टारगेट ये वाली है। ठीक है, तो 30 और 80 कितना हो गया 110, 90 कितना हो जाएगा 200, 200 और 100 कितना 300। तो टारगेट प्रोडक्शन जो है एसीज की फरवरी मार्च अप्रैल मई में कितनी हो जाएगी आपके पास 300। ये कितना लेस है, कितने परसेंट लेस है एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ एसी ओवर 5 मंथ्स। तो एक्चुअल प्रोडक्शन जो है 5 मंथ की कितनी है, आपने देखा 350 तो आपने पहले गिन लिए थे, 350 में 70 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 420। ठीक है, तो 420 बताना है कि कितना परसेंट है इसका, कितना परसेंट, मतलब 300 जो है कितना परसेंट कम है 420 पे। तो आपने देखा 120 कम है, पूछा किस पे 420 पे। तो आपने देखा कि ये तो 6 दूनी 12 और 6 7 42, तो 2/7, 2/7 की जो वैल्यू होती है वो 28.57%, यानी कि 28.6% होती है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड रिलेटिव नोन जो भी आपका तैयारी कर रहा हो, कमेंट कर देना, अपने प्रीशियस रिव्यू फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहे, तैयारी करते रहे। थैंक यू।